May I come in, sir? Please come. Good morning, sir. Please. Thank you, sir. ज्ञानेंद्र भारती। जय सर। अच्छा ज्ञानेंद्र, पहले अपने बारे में कुछ बताएं हमको छोटे से में। जय सर। सर, मेरा नाम ज्ञानेंद्र भारती है। मैं बिहार राज्य के पूर्णिया जिले से हूँ। मैंने 2014 में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से बीई किया है। 2016 से मैं सिडबी में कार्यरत हूँ। अभी वर्तमान में मेरी पोस्टिंग जोधपुर में है सर। जी, इसमें जो आपका एड्रेस दिल्ली का दिया हुआ है, तो दिल्ली में कहाँ रह रही है आपकी? सागरपुर। सर 2016 से 2019 तक मैं सबैटिकल लीव पर था, तो उस वक्त मैं दिल्ली में रहता था। अच्छा। सितंबर 2022 से जोधपुर पोस्टिंग है मेरी सर। अच्छा, तो दिल्ली में क्यों? ये एग्जाम्स की वजह से? जी सर। जी, अच्छा। और आपकी हॉबीज वगैरह क्या हैं? सर हॉबी मेरी कुकिंग है। कुकिंग। मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने हिस्ट्री का पेपर दिया है। जी सर। आजकल ये हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा तर्क हो रहे हैं कि हिस्ट्री को दोबारा से लिखा जाए, हमने पहले हिस्ट्री ठीक से नहीं लिखी, ये क्या है? तो ये सब क्या है, जरा बताएं मेरे को इसके बारे में। और मेरा प्रश्न खास तौर पर ये है कि हिस्ट्री तो जो रिकॉर्डेड फैक्ट हैं, जैसा कि जो हुआ वो हुआ, जैसा उसको उसको तो कोई बदल नहीं सकता है सर। तो फिर ये कहाँ से कि दोबारा लिखी जाए या क्या किया जाए, सब क्या है ये? जी सर। मेरा मानना है कि इतिहास जो है वह अलग अलग समय में या फिर अलग अलग जो मत हैं, इनके अनुसार से लोग उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसा कि सर जैन धर्म में शादवाद का सिद्धांत है, एक ही चीज़ों को 6 तरीके से रियलाइज किया जा सकता है। तो इसी तरीके से सर हिस्ट्री में भी एक ही जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर अलग अलग व्याख्या हो सकती हैं। लेकिन सर जो इतिहास लिखा जाता है उसमें इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इन जो अलग अलग मत हैं उनके बीच डिबेट हो और साइंटिफिक आधार पर जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं उनके आधार पर हिस्ट्री लिखा जाए। इस संदर्भ में मेरा प्रश्न ये होता है जैसा कि अगर हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन में मत जो है अलग अलग हो जाते हैं, जैसा और फिर मत के अलग अलग होने के बाद में बजाय कभी एक निष्कर्ष निकालने के झगड़े शुरू हो जाते हैं, जैसा तो क्या ये सही नहीं हो कि हम हिस्ट्री को बजाय किसी इंटरप्रिटेशन के एक सीधा साधा कि जो हुआ है, जो फैक्ट हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है, इस तारीख को ये सेना है, ये सेना है, अकबर की सेना और राणा प्रताप की सेना हल्दीघाटी में लड़ी इस तारीख से इस तारीख तक, और इस तारीख में वो युद्ध खत्म हो गया, तो क्या ऐसा बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा? सर इस संदर्भ में मेरा मानना है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उनमें भी सर ह्यूमन बायस रही होगी। तो इस वजह से सर जो इसका अलग अलग तथ्यों के हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि और यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी घटना के पीछे का क्या रीजन रहा होगा। तो इस वजह से सर इसको जो अक्षरशः नहीं फॉलो किया जाता है, बल्कि अलग अलग मतों के आधार पर उसमें डिबेट की जाती है, फिर जो साइंटिफिक तथ्य निकल कर आते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। कोई आप उदाहरण दीजिए मेरे को इस चीज का कि जहां पर तथ्यों के ऊपर भी मतभेद हो रहे हों। सॉरी सर, आपने कहा कि तथ्यों के ऊपर भी कई बार मतभेद हो जाते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग किस तरह की गई है, क्या किया गया है, पूरी नहीं है। तो आप मेरे को किसी ऐसी चीज का उदाहरण दे सकते हैं? जी सर। सर जैसे कि औरंगजेब के शासनकाल की मैं बात करूं तो 2-3 घटनाएं हैं वहां पर। जैसे कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उसमें से हिंदुओं को निकाला जाना या फिर कुछ मंदिरों का तोड़फोड़ करना, तो इस पर सर अलग अलग व्यूज आते हैं। जैसे अगर मैं सिबली नोमानी और इनके साथ के जो राइटर्स हैं उनकी बात करूं तो उन्होंने तर्क दिया है कि इसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए। जो टेम्पल तोड़े गए थे, चलिए मैं आपकी बात को समझ गया हूं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। जैसा एक चीज और बताइए, जैसा आपने ये जो बजट अभी पेश किया गया है, हमारे जो वित्त मंत्री हैं अभी पिछले हफ्ते पेश किया, उस बजट के बाद में एक बहस सी शुरू हुई है जैसा कि
कैपेक्स का बजट होना चाहिए, समझते हैं मेरी बात? जी सर। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो है वो एक इसमें ज्यादा इसको महत्व दिया गया है। जैसा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो एग्रीकल्चर की, मनरेगा का बजट कम कर दिया गया। जैसा जितना सारा वो ये था वेलफेयर स्कीम्स का, जैसा एजुकेशन के ऊपर उतना नहीं बढ़ावा हुआ, हेल्थ के ऊपर नहीं। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि जो ये बजट पेश किया गया है, जैसा इसमें कैपेक्स ज्यादा करना सही रहा है या वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना ज्यादा सही होता? जैसा सर, इस संदर्भ में जैसे आरबीआई है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो इन्होंने ऐसी अंदेशा जताई है कि विश्व में आर्थिक मंदी आ सकती है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई लेवल पर है और भारत की इकोनॉमी में सर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो चूंकि भारत कितने परसेंट है हमारा टोटल जीडीपी का एक्सपोर्ट? सर सॉरी सर, मुझे इसके बारे में देखना है। जी जी, तो सर जो डिमांड हो उसको क्रिएट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया गया है और इसमें सर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट की बात कही गई है। अगर हम 1 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस केस में 3.9 रुपीज़ का डिमांड मार्केट में क्रिएट होगा। और सर जो मनरेगा की स्पीच में कहा गया है ये, जी सर, कि 1 रुपया खर्च करने से 3.9 का जी सर डिमांड क्रिएट हो जाएगा। जी सर। अच्छा चलिए। जी सर। साथ ही जैसे कि मनरेगा जैसी स्कीम्स में के बजट में कम किया गया है, तो इस संदर्भ में सर गवर्नमेंट ने या वित्त मंत्री ने जो बात कहे हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर बजट बढ़ाया गया है, तो वहां पर सर डिमांड क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो हम उसको वहां से कंपनसेट कर सकते हैं। और सर जो एजुकेशन के मामले में मैंने देखा है सर परसेंटेज टर्म में नहीं बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है सर वो पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। ज्ञानेश्वर जी। जी सर। पूर्णिया से आप आते हैं। जी सर। पूर्णिया की एक अजीब सी प्रथा है। जी सर। वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज जी सर इंडिपेंडेंस डे को जी सर रात में 12 बजे फहराया जाता है। जी सर। जो कि सन 22 तक फ्लैग कोड ये कहता था, फ्लैग कोड भारत का, जैसा कि सूर्योदय के समय होना चाहिए। जैसा तो ये कैसे हो गया? सर फ्लैग कोड के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन बाघा बॉर्डर फ्लैग कोड बड़ी आसान सा है। सन 22 तक जैसा भारत की आजादी मिलने से सन 22 तक जैसा ये था कि रात में फ्लैग को नहीं फहराया जाएगा, जैसा सूर्योदय पे उसको फहराया जाएगा और रिट्रीट के समय सूर्यास्त के टाइम पे उसे उतार लिया जाएगा जैसा के साथ। जैसा तो ये पूर्णिया में ऐसी क्या अजीब चीज है कि वहाँ रात को 12 बजे फहराया जाता है? सर बाघा बॉर्डर और पूर्णिया 2 जगह पर फहराए जाते हैं और इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण है। पहली बार 15 अगस्त 1947 को भी रात के 12:01 पर फहराया गया था, तो इस वजह से इसको कंटिन्यू किया गया है सर। वो कौन सी जगह है जहाँ होता है पूर्णिया में? सर उस चौक का नाम झंडा चौक है। अभी झंडा चौक। जैसा एक मैंने आपकी इसकी चॉइसेस में देखा है कि आपने साउथ इंडिया को जैसा अपने ऑप्शन नंबर 5 में रखा है। जैसा तो मैं इसकी तारीफ करता हूँ कि आपने नॉर्थ ईस्ट में जाना बेहतर समझा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साउथ ईस्ट और साउथ सदर्न इंडिया जैसा 5 स्टेट जैसा उसमें भी केरल को अपने बॉटम ऑफ द हीप क्यों रखा है? केरल से कोई खास लगाव है आपको? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन थे तो मैंने मतलब इस हिसाब से रखा है। सर तमिलनाडु में मैं वहाँ रहा हूँ, 4 साल रहा हूँ, तो जो 5वें ऑप्शन है उसमें तमिलनाडु को सबसे ऊपर रखा है। ओके चलिए, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जैसा आप वेस्ट डिस्पोजल जैसा बहुत बड़ी समस्या अभी भी है और आगे और बढ़ेगी। जैसा जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉनिक खासतौर से टैबलेट्स, मोबाइल फोन वगैरह बन रहे हैं भारत में, तो अब उसका प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर होता है। जैसा तो इस बारे में कुछ फोन कंपनियों ने मिलकर वैश्विक स्तर पे कुछ फैसले लिए हैं। जैसा वो 2-1 फैसले क्या हैं ई वेस्ट को कम करने के? सर जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है सर,
अब कुछ कंपनियों ने चार्जर देने बंद कर दिए, चूंकि एक ही टाइप के अलग अलग चार्जर्स हो रहे थे, चूंकि रिप्लेसमेंट रेट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बहुत ज्यादा है। आईफोन ने ये शुरू किया है जी। सिर्फ आईफोन का अगर आप अगला ले रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि आपके पास पिछला चार्जर होगा जो चलेगा। जी सर। इसके अलावा एक चीज तो ये हो गई, दूसरी क्या है सर? राइट टू रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सर इसकी बात कही गई है EU। चार्जर में ही रही है, चार्जर्स में ही जी सर सारी कंपनियों ने एक और फैसला किया है। जी सर, कॉमन चार्जर रखने हैं सबके लिए सर। हाँ जी सर, अलग अलग चार्जर। जी सर, मैं समझता हूँ। थैंक यू सर। ज्ञानेंद्र जी, आप बिहार से हैं। जी सर। और कैडर प्रेफरेंस भी आपका बिहार है पहला। जी सर। ठीक है। जब बिहार और झारखंड अलग हो गया, जी सर, तो कहते हैं कि बिहार में सारा जो मिनरल था वो तो चला गया झारखंड। जी सर। बिहार में रह गया आलू, बालू और दालू। जी सर। तो आप कल वहाँ उच्च पद में पदस्थापित होंगे, जी सर। तो बिहार को आगे ले जाने के लिए कोई योजना आपको है? जी सर, मेरा मानना है कि बिहार में अभी भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं, हमें प्लानिंग और अपने नज़रिए पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ बिहार की बात करूं तो बाढ़ से यह काफ़ी पीड़ित होता है, तो बाढ़ को सर हम अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। जैसा कि मखाना को GI टैग मिला हुआ है, मखाने के कल्टीवेशन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही सर मिथिला के क्षेत्र में माछ, मखान और पान, ये 3 चीज़ें हैं जिसको बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तर्ज पर चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। जैसे पूर्णिया में जैसा कि जूट के उद्योग की संभावना है, किशनगंज में चाय के बागान की संभावनाएं हैं, और सर पश्चिम चंपारण में उद्योगों के लिए चनपटिया मॉडल की शुरुआत की गई है। तो अलग अलग चीज़ों पर फोकस करना चाहिए हमें सर, खास करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो है ये काफ़ी मददगार होगा। इसके साथ ही शिक्षा, खास करके शिक्षा का स्किल्स से लिंकेज, इंडस्ट्री से लिंकेज होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर काम करते हुए मुझे लगता है बिहार का आर्थिक विकास संभव है। बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। जी सर। जी सर। तो उसके लिए आप क्या करें? सर इन्वेस्टमेंट नहीं आने के पीछे 2-3 कारक हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। दूसरा सर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना। हाल के वर्षों में इन पर काम किया जा रहा है सर, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति बिहार ने की है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना चाहिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए। ये जो प्रोहिबिशन पॉलिसी लगा है, जी सर। पहले भी प्रोहिबिशन और स्टेट्स में लगी है। जी सर। तो यहाँ पर बहुत इलिसिट लिकर का केस हो रहा है। जी सर। अभी फिर से हुआ है, पहले छपरा में हुआ था। जी सर। अभी शायद बिहार शरीफ में या कहीं हुआ है। जी सर। तो क्या प्रोहिबिशन पॉलिसी ठीक नहीं चल रहा है? सर मुझे लगता है सर प्रोहिबिशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं, नेपाल है, बंगाल है, या पश्चिम बंगाल है, या झारखंड है, इन राज्यों से काफ़ी मात्रा में शराब आती है, तो इनको रोका जाए। अवेयरनेस पर काम करने की ज़रूरत है सर। जो इलिसिट हूच है खास करके उनके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। अच्छा, ये आप अलवर में काम किए हैं? जी सर। अलवर जो है NCR का नाम सुना है? जी सर। उसके अंदर आता है। जी सर। तो इसका क्या लक्ष्य क्या है NCR? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के एरिया को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, और इस पर सर एक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के विकास के लिए एक कॉमन तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, तो पेरिफेरल एरियाज में भी डेवलपमेंट का होना जरूरी है सर। एक इंटीग्रल प्लानिंग हो सके। जी सर। और कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। जी सर। तो उससे क्या फायदा होगा? सर
जो खास करके कोर एरिया में सर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आती है ट्रैफिक की या फिर वेस्ट मैनेजमेंट की, तो इन चीज़ों पर में कमी हो सकती है और जो शहर हैं उनको रहने के लायक अच्छा बनाया जा सकता है। आपके माताजी जन वितरण प्रणाली का चलाते हैं, तो क्या समस्या है जन वितरण प्रणाली? सर जो मेरी माताजी से बात होती है तो उसके आधार पर लाइक सर जो राइस का प्रेफरेंस है, खास करके कच्चा राइस या बॉइल्ड राइस होते हैं, तो उनको लेकर एक समस्या आती है कि कभी कच्चा राइस लोग पसंद नहीं करते हैं लेना। दूसरा सर क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है, जो फूड ग्रेन की क्वालिटी है उससे संबंधित इशू आते हैं सर। एंड अलॉटमेंट में भी सर अभी वन नेशन वन राशन कार्ड होने के बाद से सर खास करके डीलरों के लिए एक परेशानी आई है। कभी उनके पास एक्सेस स्टॉक रह जाता है और कभी उनके पास देने के लिए खाद्यान्न नहीं होते हैं। आपके पूर्णिया एरिया में काफी इमिग्रेंट्स बाहर से आते हैं। जी सर। और फिर वो कार्ड बना लेते हैं। जी सर। तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम होता है? जी सर। सर चूंकि जो पीडीएस के लिए सर जो लाभार्थी हैं उनका चयन 2011 के जनगणना के आधार पर की गई थी, तो जो नए लोग आ रहे हैं या इलीगल लोग आ रहे हैं तो उनकी वजह से कई बार जो एक्चुअल जिनको ज़रूरत है वो लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं सर। ठीक, थैंक यू सर। नरेंद्र भारती जी सर। जी, आपके पिताजी एग्रीकल्चर में काम एग्रीकल्चर जी सर करते हैं, माताजी पीडीएस में करते हैं। जी सर। अभी एक नया बात शुरू हो रही है कि गो बैक टू मिलेट्स। जी सर। तो मिलेट वर्सेस व्हीट, जी क्या कहना चाहते हैं आप? क्या फर्क है, वो क्या फायदे होंगे इसके? सर मिलेट और वीट की जो चर्चा चल रही है ये 2-3 चीज़ों पर चल रही है। सर वीट जो है काफ़ी ज़्यादा इसके लिए पानी और खाद की ज़रूरत होती है, जिसका सर काफ़ी ज़्यादा असर होता है, खास करके पर्यावरण के क्षेत्र में कहें या हेल्थ पर कहें। लेकिन मिलेट्स जो है सर इसको जलवायु परिवर्तन रोधी फसल माना जाता है और यह काफ़ी टॉलरेंट होता है जलवायु परिवर्तन के लिए। एंड दूसरी चीज़ है सर यह इसे कम बारिश चाहिए, कमज़ोर मृदा पर भी यह अच्छी उपज देता है। इसके साथ ही हेल्थ के बेनिफिट है सर। ओके, ये वीट हमारी इन दोनों में से नेटिव क्रॉप कौन सी है हमारी? सर मिलेट्स के बारे में मुझे पता है नेटिव है, वीट के बारे में मुझे कहाँ से आया? सॉरी सर नहीं पता है मुझे इसके बारे में। ओके, ये कल एक मौद्रिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई गवर्नर ने दी, क्या फीचर्स हैं उसके? सर अभी जो फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी है सर उसमें जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको वापस से बढ़ाया गया है 25 बेसिस पॉइंट से। क्यों बढ़ाया है, क्या पर्पस, क्या जी सर चाहते हैं उसे? सर इसके द्वारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको कम किया जा सके, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि यदि आपने लोन लिया हुआ है, जैसा आपका कार लोन है, हाउस लोन है, जैसा, और मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग सब लोन पे चीजें जो एसेट खरीदते हैं, जैसा सबका ये मतलब ईएमआई बढ़ जाएगा, जैसा तो उसके तो उनको तो फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। जी सर मुझे लगता है इससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं प्रभावित होंगे, लेकिन चूंकि उनको ईएमआई ज़्यादा भरना पड़ेगा तो उस वजह से जो लग्जरी गुड्स की डिमांड है उसमें कमी आएगी और डिमांड में ओवरऑल कमी आएगी मुझे लगता है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे कमी आती है? अब यदि रेपो रेट बढ़ता है तो डिमांड में कमी कैसे आती है, क्या होता है? जी सर, 2 तरीके से कमी हो सकती है। एक तो जो नए लोन लेने वाले हैं मार्केट में रेट बढ़ने से उनमें कमी आएगी, और दूसरा सर जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उसके ईएमआई जब बढ़ेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में कम होगा। तो इन दोनों तरीकों से सर डिमांड में कमी होगी। कुछ समय पहले हमने नोटबंदी जैसा फैसला किया था। नोटबंदी करने के उद्देश्य क्या थे और क्या जो वो जिस उद्देश्य से की गई थी जो परिणाम हम चाहते थे वो मिले? जी सर।
जहाँ तक मुझे ध्यान में है सर, नोटबंदी के पीछे का उद्देश्य जो काला धन है उस पर अंकुश लगाना था, फेक करेंसी नोट्स हैं उनको चेक करना था, और साथ ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम करना था। तो इन तीनों में सर जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 99% से थोड़ा सा ज़्यादा करेंसी वापस मार्केट में आ गए हैं। तो काले धन के मामले में मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन कुछ समय के लिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जो फेक करेंसी नोट्स हैं इन पर रोक लगाई गई। एक बात ये भी कही जाती थी कि कैश के सर्कुलेशन को कम करना है, वो कम हुआ है क्या? जी सर, सर जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है खास करके यूपीआई के आने के बाद, तो ये कैश के सर्कुलेशन में सर परसेंटेज वाइज कमी आई है, वॉल्यूम में कमी नहीं हुई है। परसेंटेज वाइज भी कमी नहीं आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब 4 नवंबर 2016 को जब ये हुआ तो हमारा कैश सर्कुलेशन जो है 17 समथिंग था, 17.8%, और आज की डेट में ये 32 करोड़, 32 लाख करोड़, it was 17 lakh crore, now 32 lakh crore. Even percentage wise it was 10.7, now it is 14.7 of GDP. So that has not worked for us. सॉरी सर, मैं चेक करता हूँ, लेकिन सर जो बिहेवियरल चेंजेज आए हैं जैसे कि सब्जी वाले दुकान वाले हैं या छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनको मैं देखता हूँ कि पेमेंट जो है अब डिजिटली ले रहे हैं, तो बिहेवियरल चेंज तो मुझे दिख रहा है सर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा बिफोर मेरे साथी क्वेश्चन पूछे। जी सर। वोडाफोन का कुछ सरकार से इशू था। जी सर। क्या था इशू? जी सर, सर वोडाफोन को जो एजीआर के फीस पे करने थे वो पे नहीं कर पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जो फीस हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए और गवर्नमेंट को उसके बदले शेयर दे दिया जाए। तो वोडाफोन ने जहां तक मुझे ध्यान में है सर 33% शेयर गवर्नमेंट को दिया है। तो ये जो शेयर लेने का ड्यूज के अगेंस्ट ये जो शुरू किया है, ये एक बुरा प्रेसिडेंट नहीं है सर? जी सर, आगे से कोई भी ऐसा मांगेगा? सर मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी मेनली डियोपोली है, जियो है और एयरटेल है। तो गवर्नमेंट की मंशा इसके पीछे यह रही होगी कि अगर वोडाफोन को रिवाइव करते हैं तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशंस होंगे एंड कॉम्पिटिटिव टेलीकॉम मार्केट होगा। तो इस संदर्भ में मैं इसे एक अच्छा डिसीजन मानता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। ज्ञानेंद्र जी सर, आप सिडबी में है ना? जी सर। अच्छा, ये सिडबी कब एस्टैब्लिश हुआ? सर 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना। ये किस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? जी सर। ऑल इंडिया है, नॉन ऑल इंडिया, क्या है ये? सर यह एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें फाइनेंस एंड रिफाइनेंस दोनों की फैसिलिटी है। ऐसे और कितने इंस्टीट्यूशन? सर नाबार्ड है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है और एक ईसीजीसी है। 4 मुझे ध्यान में आ रहे थे। एक्सिम, ईसीजीसी, सॉरी एक्सिम है। जी सर। यू राइट, नो प्रॉब्लम। जी सर। ठीक है। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है? जी सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के बारे में सुना होगा? जी सर। दोनों में क्या फ़र्क है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में सर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन देना, जैसा कि चैट जीपीटी या गूगल के बार्ट में हो रहा है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो सर यह एक नई तकनीकी है जिसमें जो कम्युनिकेशन है या ट्रांजैक्शन है उसको सिक्योर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो कि जिसमें इंफॉर्मेशन होते हैं। अगर किसी एक ब्लॉक में छेड़छाड़ होती है तो इसकी वजह से सारे ब्लॉक्स पे असर पड़ेंगे, तो इस तरीके से हम इसे सिक्योर बनाते हैं। सर सिक्योर कैसे बना? मतलब अलग अलग जगह पे स्टोर हो रहा है। जी सर। ठीक है, अलग अलग टर्मिनल्स में है। सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल क्या चल रहा है ब्लॉकचेन का? सर क्रिप्टो करेंसी। हाँ, तो सिक्योर कैसे किया जाता है? सिक्योर सर, इसके पास मान लीजिए आपके मोबाइल में है या कंप्यूटर में, मेरे में है, इंफॉर्मेशन आपने भेजी, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? सर नहीं सर, मतलब बताइए, ये बात इंडिविजुअल जगहों में है लेकिन छेड़खानी नहीं कर सकते।
जब तक सबकी रजामंदी नहीं। जी जी। और दोनों की सिमिलैरिटीज क्या है, क्या एक साथ दोनों चल सकते हैं? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पता नहीं। कोई बात नहीं, देखिए पीडीएस में जैसा एक बोगस कार्ड्स की बड़ी समस्या है जी, जिससे कि बहुत लीकेज होता है सब्सिडी का। जैसा तो कुछ आइडिया है पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, जब से आधार आया, कितने पीडीएस के कार्ड्स, बोगस कार्ड्स हटाए गए? सॉरी सर, आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा, देखिए ना, बिकॉज आपकी मदर का वो फील्ड है और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। टारगेटेड पीडीएस और पीडीएस में क्या फर्क होता है? सर टारगेटेड पीडीएस में सर जो आइडेंटिफिकेशन था उसको 2011 की पॉपुलेशन पर किया गया था और उसमें सर बीपीएल और एपीएल अलग अलग कैटेगरीज की गई थी। बीपीएल के लिए कौन सा बना है? सर सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं है इसके बारे में। बीपीएल नहीं सर, सॉरी सर। बीपीएल के कार्ड का रंग क्या है? सर 2 कार्ड है, एक तो ब्लैक है और दूसरे का रंग मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। जरा आप समझ लें, क्योंकि मदर का फील्ड है, कुछ आइडिया होना चाहिए। येलो और व्हाइट है, बीपीएल है और टारगेटेड, एपीएल है अदरवाइज। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि बिहार की बड़ी ग्रैंड हिस्ट्री रही है, जैसा आपको मालूम ही है, ऑल द ग्रेट एम्पायर्स रहे हैं। जैसा आज का बिहार जैसा अपने को उतना ग्रेट नहीं कह सकता। जैसा क्या हो गया बिहार को? सर मुझे लग रहा है कि सर जब बिहार की बात करें प्राचीन काल में तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, साथ ही पूरी दुनिया लगभग एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। तो उस वक्त में बिहार के पास एडवांटेज थे, कई तरह के एडवांटेज थे जिसकी वजह से अच्छा किया। लेकिन समय के साथ सर यह एग्रीकल्चर, एजुकेशन था, एजुकेशन तो आज भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एग्रीकल्चर में। जी सर। एजुकेशन का तो हेडक्वार्टर था बिहार। जी सर। व्हाट हैपेंड? सर चूंकि इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ तो जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। लोग आज भी कृषि पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है और जो शिक्षा में उनकी भागीदारी कम हो रही है। साथ ही सर पॉलिसी लेवल्स पर भी मुझे कमी दिख रहे हैं। प्रॉपर तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया है समय के साथ। तो इन सब वजहों से सर बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहा है। अच्छा, यूक्रेन वॉर की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? सर यूक्रेन वॉर का जो लेटेस्ट मैंने देखा है सर, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटेन गए हुए हैं और वहाँ से उन्हें मदद के लिए बात करी है। किस तरह की मदद मांगी? सर हथियार से रिलेटेड। खासतौर से कौन से हथियार? सर जर्मनी का मुझे पता है सर, वहाँ से टैंक मिले हैं। ब्रिटेन के बारे में मुझे ध्यान में नहीं है। टैंक मिल गए? टैंक देने की बात कही गई है सर। ब्रिटेन से भी ऐसी कुछ बात हुई है? जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। आप 1 मिनट के लिए जरा बाहर जाइएगा। जी सर। फिर हमको दोबारा बुलाएंगे। प्लीज कम, आइए। बैठिए। थैंक यू सर। ज्ञानेंद्र, छोटी सी एक चीज, जैसा जब आप अंदर आते हैं ना, जैसा तो एक बड़ा ही जैसे झिझक सी है आप में, जैसा कि क्या होगा आगे जाकर के, जैसा बच जाऊंगा नहीं बच जाऊंगा, जैसा आपके अंदर आने के ढंग से लग जाता है। वो थोड़ा कम कीजिए आप। ओके सर। कॉन्फिडेंस, आप बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, जैसा मुझको लगता है कि आपका हो जाएगा। जैसा लेकिन जो आपने मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, वो जरूर लाइए आप। ठीक है? जैसा। अच्छा, दूसरा ये है कि हमने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको अभी नहीं मालूम है। जैसे बता रहे थे कि आपका तो एरिया है लेकिन आपके नॉलेज में थोड़ा सा गैप से, जैसा, लेकिन वो पूरे हो जाएंगे। उसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ नहीं आता है, जैसा, कोई कहने में हर्ज नहीं कि मेरे को नहीं आते। जैसा, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि जैसे मैंने आपसे जो सवाल पूछे, जैसा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, या नहीं, हमने आपसे जो पूछा था हिस्ट्री के बारे में और बजट के बारे में, जैसा, तो आपने बड़े सोच समझ कर जवाब दिए उसके। जैसा, हालांकि मैं उन विचारों से एग्री नहीं करूंगा, लेकिन वो बात अलग है। जैसा, लेकिन आपके जो विचार है आपने बड़ी समझ से बड़े उसको एनालाइज करके पेश किया। जैसा, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो आपकी जो सर्विस चाहते हैं वो हो जाना चाहिए। ठीक है? जैसा,
अगर आपके मन में कोई सवाल है पूछिए हमसे। नहीं सर, मैं जरा इंटरप्ट करूं सर। आपके मन में कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू किस दिन है? 15 फरवरी को है सर। 15 फरवरी, और आज है 10 तारीख। जी सर। तो आप 5 दिन, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप रिलैक्स रहें। जी सर। ज्यादा चिंता मत करें। जी सर। विश्वास अपने मन का बढ़ाइए। जी सर। न्यूज़पेपर रोज पढ़िए और अपने मन में जो भी इस तरह की चीजें आती हैं, जो विचार करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो करिए। जी सर। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। जी सर। जी, मैं सिर्फ एक ऐड करना चाह रहा था, आपका आई कांटेक्ट सबसे थोड़ा सा आप कनखियों से देखते हैं, जी है ना? जी सर। ऐसे ऐसे देखने के बजाय आप बाकायदा हल्का हल्का सिर हिलाएं। जी सर। ओके। जी सर। दूसरा, आप हाथों का थोड़ा सा इस्तेमाल करें जेस्टिकुलेशन के लिए, इसको ऐसे जमा के रखने का नहीं है। जी सर। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि आप बहुत अच्छे पॉइंट्स जब एक्सप्रेस करते हैं, जी सर, तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसको आप रेजिस्ट मत कीजिए। ठीक है, मुझे ये बताना था। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, कैरी, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना। जी सर। आपकी मदर को आपने लिखा हुआ है, जी सर। ये सारी चीजें पढ़ लेना। कितने कार्ड्स बोगस थे, 47 मिलियन कार्ड्स गए हैं, येलो व्हाइट है, और वो एपीएल बीपीएल किस किस को अप्लाई करता है, जैसा लीकेजेस कैसे बंद करनी चाहिए, जैसा ये सब पढ़ लें। वो तो जो भी आपके जो एरिया के सवाल है डेप्थ पर, जैसा उनको पढ़ लीजिए ठीक से, जैसा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मन में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जैसा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। डू वेल। जी सर, थैंक यू सर।